सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बाकी जो हमने कल किए थे वो इफ़ेक्टिव रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स से ही आए, क्योंकि कुछ चेंजेस देखने को मिले। मैं आपको बताता हूँ चेंजेस, लेकिन एक सेकंड रुको। पेन कहाँ गया? ओके अच्छा, कल का पीडीएफ नहीं दिया था क्या? ओके सॉरी। चलो कल वाले का पीडीएफ भी दे देंगे और आज वाले का भी दे देंगे। कल वाले से क्वेश्चंस आए, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें भी देखने को मिली। एग्जाम्पल के तौर पे सेंसस से कल क्वेश्चंस आए थे, उस बेसिस पे हमने सेंसस किया था, लेकिन क्वेश्चंस आज नहीं आए सेंसस से। क्वेश्चन क्लासिकल डांस से हमने कल किया था बिकॉज क्वेश्चन आए थे, लेकिन आज क्लासिकल डांस से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली। अब क्वेश्चंस किससे आए वो टॉपिक भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, फिर अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे और जिनका आगे एग्ज़ाम है उनको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम है जो कल मैंने आपको करवाई थी, जितनी भी करवाई थी उसमें आज मतलब आई थिंक एक ही शिफ्ट का पता चला। बहुत जगह तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ। तो 2 स्कीम आई थी, 2 वही है जो हमने कल करी थी। ठीक, अब करना क्या है, हमारा जो करंट अफेयर का मैंने शॉर्ट दिया था जो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, तो वो जो शॉर्ट है उसमें हम नेशनल न्यूज़ का सेक्शन कर चुके हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन कर चुके हैं। थोड़ी देर में जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स भी डाल दूंगा, बिकॉज कल, आज तो शायद नहीं, लेकिन हाँ कल हैप्पीनेस इंडेक्स वाला पूछा गया था तो वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो होगा। और कल सुबह या तो देखते हैं, कल सुबह ही प्लान करते हैं, क्योंकि कल सुबह क्या है ना, है क्या कि एक इंग्लिश का भी पूरा 1 शॉट टाइप वोकैबलरी का आपको वीडियो मिलने वाला है। जैसे कि पीएसपी सर ने ग्रामर का दिया था, तो उसमें पूरी इंग्लिश की वोकैब होगी, पूरी वोकैब होगी उसमें A to Z सारी चीज़। और अगर आपने वो देख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक ही वीडियो में पूरा वोकैब ख़त्म हो जाने वाला है। फिर क्या कि मैंने कल इवनिंग में शाम को एक बम शॉट शेड्यूल करवा रखा है, लेकिन नहीं होगा तो फिर उसको परसों 9 AM का करते हैं। कल ये गवर्नमेंट स्कीम का सुबह अपलोड कर देंगे, इंग्लिश का आपको शाम को मिल जाएगा इवनिंग में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम वाला भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जिन लोगों के पास ये शॉर्ट है, जो कि सभी लोगों के पास होगा क्योंकि ये फ्री है सभी के लिए, परमार एसएससी टेलीग्राम पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको ये शॉर्ट करके करंट अफेयर का शॉर्ट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं, तो वो करना है। रही बात बुक्स एंड ऑथर्स की, तो बुक्स एंड ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेडली। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब जो बम शॉट है इकोनॉमिक्स वाला वो अपन ऐसा करते हैं कि ठीक है वो परसों ही करते हैं। और अच्छा ठीक है, देखो मैं ये करता हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स का जो फैटमैन था ना, उसमें जो पूरा कंपाइलेशन है वो मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा सभी को। ठीक है, जो फैटमैन का कंपाइलेशन है, क्योंकि आपने उसको कर लिया तो उसमें ऑलमोस्ट सारी ही कवर्ड हैं, तो अगर आपने उसको कर लिया तो वो मैं फ्री कर दूंगा सभी को टेलीग्राम पे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि फैटमैन लो जाके, ठीक है, लेकिन तो मैं वो उस, ठीक है, वो जो पूरा कॉम्पोनेंट है, ओके, जो ये कंपोनेंट है फैटमैन का बुक्स एंड ऑथर्स, ये मैं फ्री में परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसको आप एक बार पढ़ के जाइएगा, बिकॉज वहाँ से बुक्स एंड ऑथर्स से आज भी क्वेश्चन आए हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम हो गया, वो तो अवेलेबल है ही है, ये भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें कौन कौन से वीडियोज़ करने हैं, हमें गवर्नमेंट स्कीम का एक वीडियो करना है, हमें रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग का करना है, बुक्स एंड ऑथर्स का देखते हैं, नहीं तो मैं प्रोवाइड तो आपको करवाई दूंगा आज PDF। ठीक है, टेलीग्राम पे ना हो तो मुझे एक बार याद भी दिलवा देना। ठीक है, क्या स्क्रीन स्ट्रक हो गई है मतलब? ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी बता क्यों नहीं रहा भाई, सो रहे हो क्या सबके सब? स्क्रीन यहाँ पे स्टक है और सबके सब सो रहे हो क्या? उतनी देर से मैं लिखे जा रहा हूँ, क्यों?
बस एक ही स्टूडेंट को दिखी वो चीज़। हाँ बस आज का ग्रेजुएशन लेवल का क्या आया वो आया, कोई स्क्रीन का कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, अभी दिखी स्क्रीन की नहीं दिखी? ले ले ये भी मेरी गलती और किसकी गलती है? अभी मुझे तो पता नहीं लग रहा ना, तो तुम्हारी गलती हुई। एटलीस्ट इतना बताना तो चाहिए। अभी दिख रही है? ठीक है, चलो दिख गई है, परफेक्ट, ओके। ठीक है, तो ये जो सेंसस है एंड क्लासिकल डांस है ये तो आज नहीं आया है, तो अब देख लेना। बाकी तो जो आ रहे हैं उस पर हम फोकस करना है। गवर्नमेंट स्कीम एंड बुक्स एंड ऑथर्स का आपको PDF मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम या रिपोर्ट एंड रैंकिंग में किसी एक चीज़ का वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली रिपोर्ट एंड रैंकिंग का। ठीक है, देन मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, एंड मॉर्निंग में मिलेगा, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है, अर्ली मॉर्निंग में गवर्नमेंट स्कीम का ही डाल देंगे। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आज क्वेश्चंस मिले उसके बेसिस पे। सबसे पहले तो ये फिस्कल डेफिसिट हमें समझना है क्या है, ओके, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे ये चीज़ को एक्सप्लिसिटली बोलना ना पड़े, क्या है ना, इतना तो तुम समझते होगे कि मैं क्यों फिस्कल डेफिसिट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बजटिंग होता है गवर्नमेंट अकाउंट का, वो दो उसमें हेड्स होते हैं। एक तो होता है आपका उसमें रेवेन्यू हेड होता है और एक होता है उसमें कैपिटल हेड। ठीक, रेवेन्यू हेड और कैपिटल हेड। डेप्थ में सोचोगे मैं बताऊं तो वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, ऊपर ऊपर इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो रट्टा मारो जिंदाबाद। रेवेन्यू में हमने ये पढ़ते हैं कि इसमें रिकरिंग बार बार बड़ी फ्रीक्वेंट पेमेंट्स होती हैं, इसमें कभी कभी होती हैं। दोनों में क्या होते हैं, दोनों में पैसा आता है या जाता है। रेसीट का मतलब आना, दैट इज़ इनकम, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना, दैट इज़ खर्चा। ओके, कैपिटल रेसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई चीज़? अब इसमें क्या क्या आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। रेवेन्यू रेसीट में यानी कि इनकम में दो तरह की इनकम होती है गवर्नमेंट को, या तो टैक्स से इनकम होगी या नॉन टैक्स इनकम होगी। टैक्स इनकम अगर बात करेंगे तो या तो डायरेक्ट टैक्स आएगा प्रत्यक्ष कर, या तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। दो ही तरह के टैक्स हो सकते हैं। नॉन टैक्स में क्या पैसा आता है, तो गवर्नमेंट जो लोन देती है और उसमें जो ब्याज कमाती है वो सब आता है। टोल वगैरह का जो पैसा हो गया सब ये इसी में आएगा। जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई PSU है, गवर्नमेंट की उसमें शेयर होल्डिंग है, अब उसमें जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है वो आपका नॉन टैक्स, एक तरह से टैक्स का पैसा तो है नहीं, तो वो नॉन टैक्स वाली इनकम में चला जाएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो वो रिसीट में रखेंगे उसको। खर्चों में अगर बात करेंगे एक्सपेंडिचर में, तो इसमें वैसे डिवाइड कर देते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बट ये अब नहीं होता है प्लान नॉन प्लान, ये मोदी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो जो बड़ी फ्रीक्वेंट आपकी एक्सपेंडिचर्स होती हैं कौन सी, तो वेजेस, सैलरी, ये जितनी आपकी होती हैं एक्सपेंडिचर वो आएंगी। ग्रांट आएगा इसमें, ऑलराइट, पेंशन आएगा, ब्याज अगर आप चुका रहे हैं, ब्याज अगर आ रहा है तो रेसीट में, और अगर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर में, इंटरेस्ट। ओके, अब कैपिटल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देर इज़ नथिंग रिलेटेड टू एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं होता है। जब कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में अगर जैसे रेसीट की बात करते हैं तो यहाँ पर या तो हमारा एसेट का लॉस होता है या लाइबिलिटी बढ़ती है, या तो एसेट जा रहा होगा हमारा या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो या तो हमारा एसेट आ रहा होगा या तो लाइबिलिटीज़ कम हो रही होंगी, बट रेवेन्यू में कोई एसेट लाइबिलिटी का लेना देना नहीं होता है। ओके, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अगर विनिवेश करती है किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, अपनी शेयर होल्डिंग बेच देती है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है। लोन उठाती है सरकार, वो भी आएगा इसमें। ओके, एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे तो जो भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, डेवलपमेंटल यानी कि जो डेवलपमेंट में खर्च किया जाए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में अगर पैसे को खर्च किया जाए,
इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, रोड्स बनानी है, तो इसको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। अगर गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट लोन रीपेमेंट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसको रीपे कर रही है, यानी लायबिलिटी कम कर रही है, इससे एसेट बढ़ा रही है, इससे लायबिलिटी कम कर रही है, या लोन सैंक्शन कर रही है, किसी को दे रही है लोन रीपे करना मतलब पहले लिया था उसको दे दिया, सैंक्शन करना मतलब अभी फ्रेश लोन दिया है, तो इससे एसेट बिल्ड हो रहा है, तो ये आता है। अब होता ये है कि इसमें अगर गवर्नमेंट को सरप्लस, ये बजट जो होता है, ये बजट अभी हम पढ़ रहे थे, तो बजट 3 तरह का हो सकता है, या तो बैलेंस्ड जब आपके खर्चे और इनकम दोनों बराबर हो, सरप्लस बजट तब होता है जब आपकी इनकम ज़्यादा हो और यानी कि रेसीट ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है, इनकम मतलब रेसीट, वो उसको बोलते हैं सरप्लस बजट, जो कि कभी होता नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा डेफिसिट बजट, यानी कि घाटे वाला बजट, जहाँ पर हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम जो आय होती है वो कम होती है। डेफिसिट कई तरह का हो सकता है, जिसमें कि प्रमुख होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, और ये हमारी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है। कैसे? अब घाटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्चे ज़्यादा होंगे, तो हमें खर्चे में इनकम को घटाना होगा, दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल रेसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि आप बोरोइंग्स को हटा दीजिए, इससे बोरोइंग्स को क्या करिए, हटा दीजिए। कैसे? बोरोइंग क्या है? तो गवर्नमेंट ने देखो कैपिटल रेसीट में लोन लिया, उसको हटा देना है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया, क्योंकि बजट डेफिसिट जो होता है उसमें टोटल हमें क्या करना होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेसीट को घटा देना होता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेके बैठी है तो हमेशा जीरो ही आता है बजट डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या है, बोरोइंग को घटा देना होता है। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, बिकॉज आज एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप? समझ जाओ, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, व्हाट डज टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट, मतलब रेवेन्यू रेसीट प्लस कैपिटल रेसीट, अगेन लिख दो उसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्यों? क्योंकि कैपिटल रेसीट का ही तो पार्ट होता है बोरोइंग, या फिर रेवेन्यू रेसीट प्लस कैपिटल रेसीट माइनस लोन, या इसी को ही लिख देते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो बस उसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ प्राइमरी डेफिसिट, एंड यस इकोनॉमिक्स से सर जो मैंने देखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से ज़्यादा अगर कंसिस्टेंसी किसी की अभी मुझे 2 दिन में दिखी है, नंबर ना सिर्फ कंसिस्टेंसी बल्कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बेसिस पे भी, तो वो इकोनॉमिक्स की दिखी है। तभी आप अपनी स्क्रीन पे अपने अगर आप सर्च करके देखा होगा तो एक बम शॉट शेड्यूल्ड है इकोनॉमिक्स का, वो आई थिंक कल का शाम का 4 बजे का है, लेकिन नहीं होगा तो क्योंकि देखते हैं अगर कल जैसा होता है, नहीं तो मेरे हिसाब से उसको ऐसा करते हैं कि परसों सुबह करते हैं उसको फिर, ठीक है, संडे को सुबह। तो सुबह ही करते हैं, ठीक है, परसों इसको सुबह ही करते हैं, चलो। देन प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, किसी ने बताया नहीं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज वाली पेमेंट्स, खत्म। ओके, ले भैया बैटरी भी बोली, हम भी ख़त्म, रुक जा भैया। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और क्या इशू हो गया यार इसमें? चलो, तो अभी आते हैं वेदास पे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हाँ, तो इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। और हाँ, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विडिटी ट्रैप। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप,
तो मतलब आप ये मान लो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम्हारा कल तक में एग्ज़ाम है, ठीक है, तो तुम इकोनॉमिक्स का पहले का मैंने काफ़ी वन शॉट ले रखे हैं, उसको देख लो, बाकी परसों होगा बम शॉट। ठीक है। व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? लिक्विडिटी का इकोनॉमिक्स से मतलब होता है कैश। कैश होता है लिक्विडिटी का मतलब। वो ट्रैप हो गया है। क्यों ट्रैप हो गया है? तो जब पीपल की क्या होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाते हैं तो पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश rather than investing or rather than putting it in the bank or investing it anywhere. That means कि ऐसे केस में speculative demand for money, जॉन मेनार्ड गिनीस ने बोला था लोग 3 मोटिव से पैसा होल्ड करते हैं, या तो ट्रांजैक्शन मोटिव होगा, या स्पेकुलेटिव मोटिव होगा, और तीसरा जरा बताइए कौन सा मोटिव तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है जहाँ पे लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, इसको सट्टा बाजार बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव जो डिमांड है वो हाई चली जाती है, स्पेकुलेटिव डिमांड, क्योंकि लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं। ऐसे केस में होता यह है कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं आरबीआई के द्वारा जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ सब फेल हो जाती हैं। क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना लो है कि लोग कैश निकालना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एकदम ढह जाती है। कॉमेंट में बताइए व्हाट इज़ ट्विन डेफिसिट। ठीक है, व्हाट इज़ ट्विन डेफिसिट आपको बताना है। एंड एकदम से कुछ याद आया था, चला गया दिमाग से। वन शॉट नहीं होंगे इस बार, बम शॉट होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे। अच्छा, चलो, तो ट्विन डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट प्लस ट्रेड डेफिसिट या फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करेंट अकाउंट डेफिसिट ही लिखो, ट्रेड डेफिसिट उसका एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट क्या होता है? तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, भुगतान संतुलन, उसके 2 हेड होते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे बजट वाला, तो ऐसे करंट होता है और उसमें कैपिटल होता है। करंट में आता है आपका ट्रेड। किस चीज़ का ट्रेड? गुड्स एंड सर्विसेज का, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसी को ट्रेड बोल देते हैं। और कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, वो कैपिटल का पार्ट होती हैं। जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको एफपीआई बोलते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, रुको थोड़ा सा सोचने दो। एकदम से कुछ तो आया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एकदम से दिमाग से चला गया। एक तो कर्व भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ। अच्छा बताओ उस टर्म को क्या बोलते हैं जहाँ पे डिमांड एकदम गिरी हुई है और इन्फ्लेशन भी हाई है, यानी कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी एकदम ठहरी हुई है, रुकी हुई है, और इन्फ्लेशन भी हो रखा है दबा के। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगनेंट हो गई है इकोनॉमी और उसमें इन्फ्लेशन है दबा के, दिस इज स्टैगफ्लेशन। कमेंट मुझे बताओ कि अगर इन्फ्लेशन मान लो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, तो आरबीआई को, अगर मान लो आपको आरबीआई गवर्नर में बना दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड 6 मेंबर्स की होती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें तुम आरबीआई गवर्नर हो, और मैं तुमसे बोलता हूं अब बताओ किस तरह की तुम मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर अपनाओगे, तो बताओ जल्दी से। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी हमारी अगर बात करें स्टैगफ्लेशन में, तो जो फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है। फिलिप्स कर्व क्या बोलता है? फिलिप्स कर्व का कहना ये है कि जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपस में एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी इस तरह से कर्व होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में फिलिप्स कर्व जो होता है, ये फिलिप्स का जो बल्ब है ये बंद हो जाता है, फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है। लैफर्स कर्व टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन के बारे में बताता है, जो बेल शेप्ड कर्व होता है। लॉरेंस कर्व हमें बताता है इनइक्वालिटी के बारे में, जहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी 45 डिग्री के एंगल पे, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी। जितना नीचे इससे होगा, जितना नीचे इससे कर्व बनेगा, उतना ही इनइक्वालिटी वहाँ पर है। इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए, बताने के लिए गिनी कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं। गिनी कोएफिशिएंट में 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि पूरी तरह से इक्वालिटी, और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर इनइक्वालिटी है। इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई है तो ऐसे केस में हमें लेना होगा हॉकिश या डियर या टाइट
मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी, यानी कि हमें सारे रेट्स CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सबको ऊपर कर देना है। मतलब सबको ऊपर नहीं कर देना कि सबको ऊपर करना है एक साथ ही, लेकिन इनमें से अगर किसी को भी करना है, एक को, दो को, सबको, तो ऊपर ही करना है, नीचे नहीं करना है, सबको रेट को बढ़ाना है। इसका उल्टा होता है अगर डिफ्लेशन है, यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जनरल लेवल जो है प्राइसेस का दैट इज़ इंक्रीजिंग। डिफ्लेशन जहाँ पर वो प्राइस डिक्रीज़ हो रहा हो, और उस ऐसे केस में हमें वहाँ पर डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके चलो वेदास पे आते हैं। अभी इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। सबसे पहले तो जो बेसिक कवरेज है वेदास का, बाकी अभी मैं आपको बता दूं जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो अभी मेरे पास ऐसा कुछ पता उसका नहीं लगा है। जैसे ही पता लगेगा लेक्चर के बाद अभी ख़त्म करेंगे तो देख लेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा लेट वो लोग छूटते हैं इसलिए, ठीक है, उसके बाद वहीं पे मैं तुरंत ही आपको करवा दूंगा। ओके पूछे, एक सेकंड रुकना। ठीक है, हाँ ये अभी छूटा जस्ट आई थिंक, ठीक है, तो अभी ये पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। तो वेदास के बारे में देखते हैं। तो टोटल कितने वेदास हैं? 4। कौन कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट वन। बेसिक से पहले हमें क्वेश्चंस पता होने चाहिए। बेसिक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वन, सबसे पहले कंपोज हुआ था, सबसे पहले कंपाइल हुआ था। इसकी अगर बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं, यानी एक तरह से 10 बुक्स हैं। 10 मंडल में फर्दर आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में क्या है, ठीक है। तो अगर, और हाँ, ऋग्वेद में जरा हाइम्स कितनी हैं ये बताइए, कितनी हाइम्स हैं? तो हाइम्स है आपकी 1028, और वर्सेस पूछ लेगा 10,600 वर्सेस हैं, ध्यान रखना इतनी चीज़ को, ठीक। अब इसमें है क्या कि जो 2 से 7 मंडल हैं, 2 नंबर से लेके 7 तक, उनको सबसे पहले क्रिएट किया गया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, ठीक है, गायत्री मंत्र किस मंडल में। फिर पूछेगा भगवान सोम के बारे में किस मंडल में दिया हुआ है। फिर पूछेगा आपसे कि जो पुरुष सुक्ता की हाइम है वो किस मंडल में दी हुई है। प्लस हाँ, प्लस पूछेगा जो दसराजन युद्ध हुआ था, दसराजन वॉर, उस वो कहाँ पे दिया हुआ है। सामवेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। यजुर्वेद, टॉकिंग अबाउट यजुर्वेद, इट इज़ अबाउट व्हाट? यजुर्वेद इज़ अबाउट जो हमारी, आप ये समझ लो, कलेक्शन ऑफ मंत्र है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मंत्रास। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास, प्रेयर्स वगैरह दी हुई हैं इसमें। और वहीं अगर बात करेंगे अथर्ववेद, तो इसमें मैजिकल फार्मूलाज हैं टू वॉर्ड ऑफ द एविल्स, यानी कि जो एविल्स हैं उनको भगाने के लिए, भूत प्रेत भगाने के लिए मैजिकल फार्मूला है इसमें। ओके, अब हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो वेदास, उनके 4 सब डिविजन्स हैं। संहिता, संहिता इज कलेक्शन ऑफ हाइम्स, हाइम्स का कलेक्शन को संहिता बोलते हैं। ब्राह्मणाज में सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स हैं। अरण्यका में क्या है? इफ़ आई टॉक अबाउट अरण्यका, आगे स्पेस है, नो अरण्यका क्या है? अरण्यका है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है चीज़ें कि क्या उनको कैसे क्या करना है। लास्ट में है उपनिषद। उपनिषद को ये वेदांत बोलते हैं क्योंकि वेदों के हर वेद के अंत में दिए हुए, इसीलिए इनको वेदांत बोलते हैं। ओके, अच्छा, लाइफ की 4 स्टेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। 4 स्टेजेस क्या होती हैं? पहला ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा गृहस्थ होता है, तीसरा वनप्रस्थ होता है और चौथा संन्यास होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 जो स्टेजेस होती हैं लाइफ की। ओके, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा उपनिषद किसका पार्ट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सामवेद की अगर बात करूँ तो इसमें 2 आते हैं, एक तो छांदोग्य उपनिषद आता है और एक केन उपनिषद आता है। ये अंडरटेकर का भाई नहीं है, ठीक है, ये अलग है। देन अगर बात करेंगे यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में भी कुछ उपनिषद हैं, जैसे कि बृहदरण्यका उपनिषद। ये ध्यान रखना, इट इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। कठ उपनिषद, कठ उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच में डायलॉग है। किसके बीच में? नचिकेता एंड यम जो हैं उनके बीच में डायलॉग दिया हुआ है यहाँ पर। और अथर्ववेद में अगर बात करेंगे तो इसमें भी कुछ हैं, जैसे कि मुंडका है और मांडुक्य, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मुंडका में दिया हुआ है सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रुथ ओनली प्रिवेल, सत्यमेव
जैते। और एक महाउपनिषद है जिससे कि G20 जो इंडिया में हमने होस्ट किया था उसका थीम दैट इज़ वसुधैव कुटुंबकम लिया गया था यहीं से। बाकी यहाँ पर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी रिकॉल कर लो जिसके बारे में कल भी पढ़ाया था, पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको वेदांग के बारे में पता होना चाहिए। वेदांग क्या होते हैं? दीज आर ऑक्सिलरीज टू अंडरस्टैंड दी वेदास। ठीक है, वेदांग भी जो हैं टोटल, ये वेदांत नहीं है। वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदांग अलग है। टोटल 6 हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग कौन कौन से हैं? 6, वो भी पता होना चाहिए। एक तो शिक्षा है, ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योति और छठवां है छंद। ये 6 आपको वेदांग भी याद रखने हैं। ठीक है, चलो, और बाकी ये तो मैंने कल भी बताया था कि जो हमारी एंशिएंट रिवर्स हैं उनको कैसे मेंशन किया गया है। अच्छा, ये तो मैंने बताया ही नहीं किस मंडल में कौन सा। गायत्री मंत्र 3रे मंडल में, भगवान सोम के बारे में 9वें मंडल में, पुरुषसुक्ता की जो हाइम है वो 10वें मंडल में, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण से वो मुख से निकले हैं पुरुषसुक्ता की, और जो क्षत्रिय हैं वो से आम से निकले हुए हथेलियों से, देन जो वैश्य हैं वो थाई से, जांग से, और जो शूद्र हैं वो फीट से। दसराजन वॉर की अगर बात करेंगे तो दसराजन वॉर, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं, जो किसके बीच में हुआ था? जो भरत ट्राइब थी जिसके लीडर थे सुदास, और जो कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स थी जिसमें कि सुदास की जीत हुई थी। तो ये 7वें मंडल में आपका दसराजन का युद्ध मेंशन्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस जो गॉड है इंद्र, उस समय अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ठीक है, उषा को गॉड ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता था, गॉडेस ऑफ डॉन। गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन क्या होता है? तो डॉन होता है जो अर्ली मॉर्निंग का पीरियड होता है, उसको हम डॉन बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम के पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। उसकी जो गॉडेस थी वो उषा जी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास फैटमैन है तो उससे पढ़ लीजिए, नहीं तो आई थिंक करंट अफेयर वाला भी जो आपको शॉर्ट मिला उसमें भी ठीक ठाक दिए हुए हैं। ठीक है, चलो, तो सार के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन के क्या हो गया, ये चल नहीं रहा है क्या? उससे पढ़ लीजिए। ओके, ठीक है, मुझे लगा कि नेट बंद हो गया क्या। नहीं देखेंगे यार, मैसेज ऐसा नहीं है देखते नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि हो गया कि सर हमारे सेंटर में ऐसा ऐसा हुआ, कुछ तो बोलिए। आप खुद सोचो ना, मैं उसमें क्या बोलूँ? अब इतने सारे मैसेज पढ़े, मैं बोल भी दूंगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा? कायदे से तो ये एसएससी तक बात पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वही है कि मुझे भी पता है, इसीलिए मैंने नंबर दिया कि एसएससी में तो कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे रिकॉर्डिंग भेजते हैं, काफ़ी लोगों ने आप में से रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने सुनी। ऐसा टोन होता है ना उनकी बात करने का, सुन के ख़राब लगता है। ऐसा लगता है हाँ ठीक है, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, हेडक्वार्टर में बात करिए, इस तरह का टोन होता है उनका। ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8840286735 पे, 8840286735। लेकिन एक्सपेक्ट मत किया करो कि मैं रिप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो कितने आते होंगे मेरे पास मैसेज, तो उसमें मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होता है तो उसको लेके वीडियो बना देता हूँ, सो दैट वो सभी का उससे रेजोल्यूशन हो जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मैं कर भी देता हूँ। ठीक है, ऐसा नज़र नहीं है। सर कुछ आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठा तो रहे हैं, अब कितना आवाज़ उठाएं बताइए। कल ट्विटर कैंपेन है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, अभी आते हैं सार्क पे। तो सार्क से रिगार्डिंग क्या क्या आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो कल मैंने आपको बताया था ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में पहले चीज़ें रिकॉल कर लें जो हमने चीज़ें पढ़ी थी। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन है? इंडोनेशिया बना है पहले। बी से ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया, चाइना, देन एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में जो उसको ज्वाइन किया था, ये हमें पता होना चाहिए। और अभी वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस हो चुका है। ओके, उसकी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में। राइट, देन बस ठीक है। और कज़ान रशिया में उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अगली वाली जो 2025 में होगी वो कहाँ पर होगी? वो आपकी होगी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। सार्क की अब बात कर लेते हैं, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था और कैसे क्या है। इसमें रेड कलर चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में वाइट भी है। तो इस्टेब्लिश की अगर बात करेंगे तो ये ढाका में हुआ था।
ढाका बांग्लादेश में इस्टेब्लिश हुआ था एंड 1985 1985 और पीछे उसका लोगो लगा हुआ है, ये मत सोचना ये कैसी डिज़ाइन लग रखी है। 1985 में हुआ था ढाका में। लेकिन अगर इसके सेक्रेटेरिएट या फिर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स की अगर बात करेंगे, टोटल संख्या कितनी है सदस्यों की, तो टोटल 8 इसमें मेंबर्स हैं। 8 मेंबर कौन कौन है? इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो एक तो है अफ़गानिस्तान, ठीक है, जितनी भी साउथ एशिया की हैं। देन साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ठीक है, पाकिस्तान ले लो, इंडिया ले लो, ठीक है, 8 हैं, 4 ये हो गई। श्रीलंका ले लो, नेपाल भूटान, इन दोनों को उठा लो, नेपाल भूटान, और मालदीव्स। म्यांमार नहीं है, ध्यान रखना, मालदीव्स है इसमें। क्लियर हो गया? सार्क में कौन कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पे कब स्टैब्लिश हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें। ओके, देन अगर बात करेंगे, ये हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है बीमस्टेक। बीमस्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, क्या लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना इसको? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी अगर बात करेंगे कि बीमस्टेक कब स्टैब्लिश हुआ और कब क्या सर स्ट्रैटेजी भाई, स्ट्रैटेजी कितना स्ट्रैटेजी देखोगे? हाँ, यहाँ तक कि अभी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है कि अब कल वीडियो आएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि सीजीएल वालों को क्या करना है क्या नहीं करना है, कि क्या नई चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन अभी जो हो रहा है तो उस पर फोकस कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो बीमस्टेक की अगर बात करेंगे तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1997 में, 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1997 में, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। एंड देन अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना अभी कहाँ पर, ये बना कहाँ था? सार्क बना था ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में ही है। करंट इसका जो चेयरमैन है वो बांग्लादेश ही है। ओके, लेकिन इसका जो सेक्रेटरी जनरल की जो पोजीशन है इसमें ये इंडिया के पास है। चेयरमैनशिप की अगर बात करेंगे, और ये कब से? ये 2023 से भारत के पास है। चेयरमैनशिप की अगर बात करेंगे तो ये बांग्लादेश के पास है और वो इसी साल मिली है इसको। इसमें अगर कंट्रीज़ की बात करें कौन कौन सी, बड़ा आसान है याद करना। बी से बांग्लादेश, ठीक है, आई से इंडिया, एम से म्यांमार। ये कोई फुल फॉर्म नहीं है इसकी, फुल फॉर्म तो मैंने बताई थी, वो बस याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है। श्रीलंका, थाईलैंड, और ईसी की जगह एनबी कर लो, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये इसकी पार्ट है, दैट इज़ बीमस्टेक की। देन बात करते हैं एससीओ की, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश होता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको? तो इस्टेब्लिश्ड की अगर बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो 2001 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है, चाइना में ही, लेकिन बीजिंग में है जो उसकी कैपिटल है, ठीक है। देन मेंबर अगर बात करेंगे टोटल कितने हैं? 10 हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट, तो लेटेस्ट ध्यान रखना है बेलारूस है। बेलारूस सबसे लेटेस्ट है, इससे पहले ईरान ने ज्वाइन किया था। इंडिया अगर बात करेंगे तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने इसको एक साथ ज्वाइन किया था, और वो किया था 2017 में, 2017 में। इसमें एक RATS होता है, दैट इज़ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर होता है, RATS जिसको बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ इन ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। ऑलराइट, डन विद द SCO ऑल्सो। कमिंग टू वर्ड्स नाउ आसियान। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है आसियान। आसियान कब स्टैब्लिश हुआ था? आसियान में ये मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं टोटल मेंबर्स कितने हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो अगर बात करेंगे स्टैब्लिश ये हुआ था 1961 में, 1961 में। इसका नंबर कंट्रीज इसमें भी 10 हैं, और हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में। क्या इंडिया इसका पार्ट है? हाँ या ना बताइए। जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडिया कब इसका पार्ट बना था? जल्दी से बताइए, इंडिया ने कब इसकी मेंबरशिप ली थी? देखो, SCO में इंडिया ने 2017 में मेंबरशिप ली, बीमस्टेक में पहले से था, सार्क में पहले से ही था, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर आसियान। ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। क्लियर? ओके। देन अगर बात करें आगे, हम बढ़ें इससे पहले कुछ और देख लेते हैं, कुछ और।
अच्छा ये बताओ कि जो ADB है, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ADB? तो ये ध्यान रखना, ये मनीला में है, मनीला, फिलीपींस। ओके बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन लोगों के पास फैट मैन है, कायदे से उसको कर लेना, नहीं हो तो मैं अगर कल भी पूछता है क्वेश्चन तो कल मैं वीडियो ही आपको करवा दूंगा पूरा उसी से फैट मैन से कि भाई इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी कल ब्रिक्स पूछा नहीं था, ठीक है, समझ रहा हो ठीक है, नहीं पूछा था ब्रिक्स और आसियान वगैरह, ये सब मैं किस लिए करा रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर कल भी इस तरह से कुछ होता है तो मैं आपको अलग से वीडियो ही करवा दूंगा। देन आते हैं अभी सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस पे। वैसे तो जब हमने परसों क्लास करी थी इतने टाइम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जिसमें हमने बहुत ही रैपिड फायर तरीके से बहुत ही तेज़ी के साथ सारे रिवाइज़ किया था, तो ठीक है। डाउट है सर, जैसे सारे स्टूडेंट्स मिलकर SSC हेडक्वार्टर पर हमला करके चेयरमैन, काफ़ी अच्छा डाउट है आपका वैसे। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग 10-20 रुपए लेके क्लास में एंट्री मार चुके हैं। 19 क्या चीज़ कहाँ पे, एक सेकंड रुको। ओके 1961 नहीं होगा, 1967 होगा, ठीक है 1967 हो गई, 1967 हो गई है। कहाँ हुआ था ध्यान रखना, अगर पूछेगा हुआ कहाँ पे था तो बैंकॉक में हुआ था। एंड बैंकॉक आपको पता है कहाँ है ना, थाईलैंड। और थाईलैंड और कंबोडिया इस समय जंग के मूड में अभी, जैसे इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे थे वैसे भी थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहे हैं। खैर अभी आते हैं सेल ऑर्गेनली एंड देयर फंक्शंस पे, जल्दी जल्दी करते हैं सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कवरी पहले तो हमें रिकॉल कर लेना है ना, सारी डिस्कवरी। तो यहाँ पे मैं लिखने नहीं वाला हूँ यार, ठीक है, अभी भी अगर लिखना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। डिस्कवरी में सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रिकॉल करो। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, उसको मॉडिफाई किसने किया था। देन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो डेड सेल रॉबर्ट हुक ने करी थी कॉर्क में, लिविंग सेल एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी पॉन्ड वाटर में, सेल थ्योरी शेल्डन और स्वान ने दी थी, उसको रिवाइज करने का काम वर्चॉव ने किया था। सेल थ्योरी ये बोलती है कि हर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से बनी हुई है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और वर्चॉव ने बोला था कि हर एक जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो डिस्कवरी वाला पार्ट हो गया। देन सेल के डिफरेंट पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ये पक्का प्लांट सेल नहीं है, ये पक्का एनिमल सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और लेयर होती है अगर ये प्लांट सेल होती, और वो होती सेल वॉल। सेल वॉल अगर होती तो वो प्लांट सेल हो सकती थी, या फिर हो सकती थी या तो प्लांट की हो सकती थी, क्योंकि प्लांट में देखने को मिलती है, फंगस यानी कवक में देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। तो प्लांट में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस में काइटिन या चिटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल, ठीक। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो ये सर प्रोटीन, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है, प्रोटीन प्लस, ठीक है, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज की बनी हुई होती है, जिसमें कि 50-50% होता है, ठीक है, 50-50% होता है इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन ध्यान रखना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है। दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन आपको ऑस्मोसिस परफॉर्म करते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे ग्लूकोज की जगह लिपिड लिखो, ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड भी होते हैं इसमें, फॉस्फोलिपिड होता है मेनली, ध्यान रखना लिपिड में मेनली फॉस्फोलिपिड होता है, 50-50% दोनों होता है। देन इसके बाद ये क्या है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने देता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, किसका, पानी का, दैट इज़ वाटर का। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई एक सिस्टम रखा है, किसी सिस्टम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा अंदर कम होगा, तो इस वजह से हाई से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से फूल गया है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पर जो भी सेल वगैरह को रखते हो वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। ये होता है हाइपरटोनिक, जहाँ पर क्या होगा, अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा। वाटर की बात कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर है। देन इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है? जो चीज़ रफ़ और स्मूथ वाले बनाते हैं। रफ़ क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? तो जॉर्ज ई पैलेड ने डिस्कवरी करी थी। और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। एंड स्मूथ वाला स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं होता, और वो किसको सिंथेसाइज करता है? फैट्स एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। कौन? जो आपका स्मूथ वाला है, और वहीं से सेल मेम्ब्रेन को उसका फैट मिलता है। ओके, बिल्कुल ये बात सही है कि हाइपोटोनिक की जब बन जाती है तो इसको बोल देते हैं टर्जिड सेल। टर्जिड इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको क्या बोलते हैं? इसमें इसको बोलते हैं कि इसमें प्लाज्मोलिसिस हो गया, ठीक है, सूख गई है। क्लियर। नाउ जॉर्ज ई पैलेड ने डिस्कवरी करी, और स्मूथ वाला फैट लिपिड का सिंथेसिस करता है, जहाँ से सेल मेम्ब्रेन को अपना फैट मिलता है। अब उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ले जाता है गोल्गी अपरेटस के पास। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल बोलते हैं क्योंकि ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होता है। कैमिलियो गोल्गी ने इसको वो किया था, मतलब इन्वेंट किया, मतलब इसको डिस्कवरी करी थी। गोल्गी ने ही एक ब्लैक चेन रिएक्शन, खैर वो तो टीसीएस पूछता था, अभी शायद नहीं पूछेगा, ठीक है। गोल्गी, ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में शायद अगर आप जूम करके थोड़ा सा देखें तो 2 लेयर्स दिख रही होंगी। एक इस तरह से लेयर है, थोड़ा सा ये सॉशस शेप का होता है। किस शेप का? शेप का होता है सॉशस। और अंदर वाली जो लेयर है आप देखो अगर ध्यान से तो इस तरह से दिख रही होगी, इसको क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक तरह की एनर्जी करेंसी है सेल की, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल के नाम से जानते हैं। इसका डायमीटर 0.6 से लेकर 1.2 माइक्रोमीटर तक होता है, और ये एपोप्टोसिस दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र नहीं, हाँ, लेकिन एनिमल सेल में यही एकमात्र सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, लेकिन वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। वो प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस में अगर बात करेंगे काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, जो बाकी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये मिसिंग होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं बैक्टीरिया लोग, क्योंकि उनके पास ना तो न्यूक्लियस का ढंग से न्यूक्लियस होता है, ना तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनली होते हैं। हाँ, उनके पास राइबोसोम ज़रूर होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, नीला नीला ब्लू कलर का हल्का सा देख पा रहे हो, जहाँ पर ये सब फ्लोट कर रहे हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ही पेरोक्सिसोम भी होता है जो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बना के किसमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर ही अगर आप जाओगे तो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको क्रोमैटिड बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है जब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, एंटैंगल हो जाता है और वहाँ से आपका बन जाते हैं क्रोमोजोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, दिस यू शुड नो। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जिसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं, एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, XX फीमेल होता है, XY मेल होता है। ये पता होना चाहिए आपको। और उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है क्रोमोजोम, अगर बात करेंगे तो क्रोमोजोम बनता है किसका? क्रोमोजोम बनता है DNA, एक सेकेंड, और प्रोटीन का, ठीक है। क्रोमोजोम किससे बनता है? क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोजोम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो एंड होते हैं इनको क्रोमैटिड बोला जाता है, ठीक है। क्रोमोजोम इस तरह से होते हैं। देन इसी में क्रोमोजोम बना होता है DNA और प्रोटीन से बना हुआ होता है। DNA का अगर पूछ लेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो एसिड होती है, कि इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडली संरचना, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसने करी थी? और इसी का ही फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं जीन। इसका अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जहाँ पर इस तरह से बेस पेयर्स लगे होते हैं। जैसे लैडर में जैसे सीढ़ी होती है उसमें नहीं ऐसे चढ़ने के से लगे रहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स होते हैं आपके ATGC, एडिनासाइन थाइमाइन के साथ पेयर अप करता है, और ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करता है। आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है। कहाँ पर?
आरएनए की बात करूं अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो प्रोटीन कौन सा होता है जिसने इनको बांध के रखा हुआ होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, क्वाशियोरकर होती है, मेरास्मस भी होती है, लेकिन वो जनरल ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह की डेफिशिएंसी से होती है। प्रोटीन की अगर बात करें तो दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं, एक तो एसेंशियल को बोलते हैं और एक नॉन एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। टोटल 20 होते हैं, 9 और 11 आपके, ठीक है। ये है प्रोटीन की बात। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में इसकी डिस्कवरी करी थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। और मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने। अभी वही मैं एक्सपैंड कर नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अब और कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। नहीं तो यहाँ से मैं आपको क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके बारे में बता देता, ठीक है। जो हमारे नीले फिल्टर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम को ही ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, क्योंकि अगर 21 नंबर के क्रोमोसोम में दिक्कत आ जाए तो वो हो जाता है। जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर में पता है क्या होता है, ये सिर्फ महिलाओं को होता है, फीमेल को होता है, उनका एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। XX होता है फीमेल का, तो एक मिसिंग होता है। नीले फिल्टर में क्या होता है, नीले फिल्टर में ये होता है कि आदमियों को होता है, लड़कों को होता है, और एक एक्स एक्स्ट्रा होता है इनमें, ठीक है। तो ये होता है नीले फिल्टर में, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। और जो डाउन सिंड्रोम है जिसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, उसका सेक्स क्रोमोसोम से लेना देना नहीं होता है। अब आते हैं इकोलॉजिकल टर्म्स एंड देयर मीनिंग, क्योंकि क्वेश्चन बनना है तो बन सकता है आपका, ठीक है। अब जो टर्म से क्वेश्चन बन सकता है वही मैंने यहाँ पे 3, 6 और 8 टर्म्स लिखे हुए हैं, क्योंकि यहीं से ही सवाल आपका बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्लियर है? ओके चलो, तो जल्दी से बताओ इन टर्म्स की मीनिंग, तब तक मैं देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे कि और कुछ आया है क्या। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तब तक आप ये आंसर करो सब, ठीक है, ये बैठना नहीं है। चलो पहले ये देख लेते हैं इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। तो इकोलॉजिकल नीश होता है जब हैबिट, यानी कि कोई हैबिट का मतलब है कोई भी स्पीशीज़ कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है किसी इकोलॉजी में, प्लस उसका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू इकोलॉजिकल नीश। इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया होता है दो बायोम के बीच में, दो बायोम के बीच का जो एरिया होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सक्सेशन हो रहा है किसी इकोलॉजी का, सक्सेशन का मतलब ये है कि भाई एक सक्सेशन भी दो तरह के होते हैं, है ना। आपको पता है कि अगर मान लो कि पहले से वहाँ पर कुछ एग्जिस्ट कर रहा था, ये छोड़ो वो तुम सब। अब जैसे कि ये मैनग्रोव है, ठीक है, ये मैनग्रोव कहाँ होते हैं, कोस्ट में होते हैं। तो जो अब खुद सोचो जहाँ पर मैनग्रोव है ये तटीय क्षेत्र, तो ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर समुद्र का भी पानी आता होगा, ज़मीन भी है। तो ऐसी जगह जहाँ दो बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम स्थलीय एंड एक्विटिक बायोम पानी वाला, वहाँ पे दोनों है, पानी भी है ज़मीन भी है। तो सोचो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, जैव विविधता मैक्सिमम होगी। पानी वाले भी जीव जंतु होंगे, ठीक है, पेड़ वगैरह होंगे, नहीं फ्लोरा, पेड़ पौधे, फौना, एनिमल्स, फ्लोरा फौना दोनों होगा, पेड़ मतलब ज़मीन वाला भी और पानी वाला भी। तो ऐसे ट्रांजिशनल एरिया को इकोटोन बोलते हैं, ओके, जहाँ बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, वाहक क्षमता, ये सब लिखा हुआ है, फैट पेन वगैरह आपने देखा। और अब मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इनमें से एक में से आया है, ठीक है। मैं वो बताऊँगा नहीं आपको, लेकिन समझ जाओ आप, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इकोलॉजी है वो कितना कैरी कर सकती है, कितने स्पीशीज़ को वो उनको सस्टेन कर सकती है, उनको सस्टेन करवा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ मैं एक 100 गज का मेरे प्लॉट है, ठीक है। अब मैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि जितना चाहूँ सब्जी सब कुछ बो दूँ और वहाँ पर एनिमल्स भी, गाय भैंस सब पाल दूँ। एक उसकी वाहक क्षमता है हर एक इकोलॉजी की, तो उस वाहक क्षमता को यानी कि कितने स्पीशीज़ को वो होल्ड कर सकती है।
पाइनियर स्पीशीज़ क्या होती हैं? तो जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन होता है जब एक बेयर रॉक से, बेयर रॉक का मतलब होता है खुली चट्टान, कुछ नहीं था वहाँ पे पहले, वहाँ से एक इकोलॉजी बन गई है जिसमें टाइम लगता है काफ़ी। सेकेंडरी सक्सेशन में टाइम उतना नहीं लगता क्योंकि पहले से कुछ था, आग लग गई थी या कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो चला गया और इसलिए फिर से वहाँ नया एक इकोलॉजी बन गई। तो वो बनना उतना कठिन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाला जो हमने देखा था। तो पाइनियर स्पीशीज़ होती हैं जो स्टार्टिंग स्पीशीज़ होती हैं। स्टार्टिंग का मतलब होता है जिन्होंने सबसे पहले यहाँ शुरुआत करी इस बेयर रॉक में। जैसे कि प्राइमरी की अगर बात करूँ तो बेयर रॉक में जो पाइनियर स्पीशीज़ होती हैं वो लाइकेन होती हैं। लाइकेन क्या होता है? एल्गे प्लस फंगस इज इक्वल्स टू लाइकेन, है ना। लाइकेन क्या होता है? ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसी से लिटमस पेपर बनता है जो कि एक पर्पल कलर की डाई होती है। फाइलम की बात करेंगे थैलोफाइटा होगा और ये हमें जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बता देता है। दैट इज़ वाई वी सेड इट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। अब एल्गे में टीसीएस क्या होता था? जैसे अगर टीसीएस बना रहा होता पेपर तो आपको पता है मैं क्या पढ़ा था अभी, है ना। रेड एल्गे, है ना, ब्राउन एल्गे, देन आपका ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइके जिसको बोलते हैं, ब्राउन एल्गे को फाइयोफाइके बोलते हैं, रेड वाले को रोडोफाइके बोलते हैं। देन उनके एग्जांपल जैसे क्लोरेला एग्जांपल है, क्लामिडोमोनास एग्जांपल है, उल्वा एग्जांपल है, कारा एग्जांपल है। रेड एल्गे में अगर बात करेंगे तो जेलिडियम एग्जांपल है, पोरफायरा एग्जांपल है। ब्राउन एल्गे में बात करेंगे तो जो आपका ये जो केल्प होता है, केल्प हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गया, ये ब्राउन एल्गे हो गया आपके। लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन बना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम फेमस, एकदम हम बोल सकते हैं ना कि बहुत ही दिल के करीब था टीसीएस के, वो पूछता ही पूछता था। लेकिन अभी तो इसमें तो पूछा नहीं अभी तक, इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है फाइनल, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जो बनेगी। बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन दो टर्म्स होते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। तो जब एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे से तीसरे से चौथे में जब टॉक्सिन्स पहुँचते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मछली है, मछली में मैंने डाल दिया क्या, मान लो कुछ बह के आ गया, एग्रीकल्चर फील्ड है बगल में, तालाब है, वो एग्रीकल्चर फील्ड है बगल में, वहाँ से पेस्टिसाइड और सब जो डलते हैं फर्टिलाइज़र वो डल के आ गए टॉक्सिन्स। मछली रहती है, मछली को तुमने खा लिया तुम्हारा, ठीक है। या फिर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ तो मान लो कि तुम फर्टिलाइज़र डालते हो, टॉक्सिन्स डालते हो, तो गाय ने खाया, ठीक है, घास को, तो घास को खाया, उसके दूध में आ गया, दूध को तुमने पिया। तो इस तरह से पहले घास में था, घास से वो घास क्या है, वो सबसे एकदम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, वो ऑटोट्रॉफ है, खुद से खाना बनाता है घास, तो ऑटोट्रॉफ है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आया आपका गाय, ठीक है, दूसरे फिर थर्ड ट्रॉफिक पे आए आपने खा लिया। तो वो टॉक्सिन्स एक से दूसरे में इस तरह से जो जा रहे हैं, दैट इज़ बायो मैग्निफिकेशन। ओके, अब मेरी बॉडी में आ गए, अब मुझे कोई नहीं खाएगा, ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी में हर एक उसमें ऑर्गन में हर एक सेल में वो एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज़ बायो एक्यूमुलेशन। बायो रिमीडिएशन होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम कुछ स्पीशीज़ का यूज़ करके किसी जगह को साफ़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम दिल्ली में सुनते हैं कूड़े के पहाड़ हैं, महाराष्ट्र में सुनते हैं कूड़े के पहाड़ हैं, तो ऐसे जो कूड़े बहुत ही जो गंदी जगह होती है वहाँ पर बायो रिमीडिएशन टेक्निक का यूज़ करके उन जगहों को साफ़ किया जाता है। बायो रिमीडिएशन में होता क्या है, वहाँ पर ये होता है कि कुछ इस तरह के हम स्पीशीज़ का यूज़ करते हैं जो उन टॉक्सिन्स को हटाने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं। बायो रिमीडिएशन एंड यूट्रोफिकेशन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये है इसकी वजह से होता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जहाँ पर हार्मफुल एल्गे ग्रोथ हो जाती है। होता क्या, जैसे तालाब है, ये कहीं से एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पर फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड पड़ रहे हैं, या फिर नाली वाली से जो घरों का पानी वो आ रहा है, इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए। न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गे की हरी हरी ऊपर लेयर चढ़ गई, हरी ऊपर लेयर चढ़ गई इसकी वजह से। तो क्या है, होता ये है कि जो हमारी मछलियाँ वगैरह जो भी जीव जंतु हैं, सनलाइट वगैरह सब मिलेगी नहीं तो मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया उनको सड़ाने के लिए आते हैं। बैक्टीरिया उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको जब ऑक्सीजन चाहिए तो होता क्या है, इस पानी की बीओडी कम हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ गई। क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी DO दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई, तो उसकी डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो और मछलियाँ जो सर्वाइव कर रही हैं अभी, वो ऐसे सांसें भरेंगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं डीप ब्रीथ कर लिया करो, सांसें भरेंगी। क्यों भरेंगी? क्योंकि बैक्टीरिया उनकी ऑक्सीजन ले रहे हैं।
मर जाएंगी और बैक्टीरिया और वो मरेंगे। तो इस तरह से यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। यानी कि मैं बोलूँ तो कुछ हमारे सल्फ़र, जो नाइट्रोजन, इनके अगर ये कुछ मिनरल्स पानी वाटर बॉडी में चले जाएं, उसकी वजह से जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो जाए, उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ख़त्म। यानी कि वो जो यूट्रोफिकेशन है, द वाटर बॉडी इज़ एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तुम्हारी तरह मैं भी मायूस हूँ, ठीक है, ये सब जो हो रहा है एग्ज़ाम सेंटर में। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कल ट्विटर कैंपेन है, जैसे हमने बताया था। इट इज़ नॉट अबाउट कि ट्विटर कैंपेन से कल हमें रिफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन ट्विटर कैंपेन से एटलीस्ट हम चाहते हैं कि रिफॉर्म की तरफ हम अपना पहला कदम रखें। एटलीस्ट एनी किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी को तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं कल, और देखते हैं अगर ये अपोजिशन तक बात जाती है तो। हम्म, ठीक है, एक सेकंड रुकना अभी। एक सेकंड में एक बार देख लूँ। चलो भाई, थैंक यू। बाकी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर, आज ग्रेजुएशन पेपर सेंटर कानपुर के RCRD कॉलेज में था। शाम को बारिश हुई तो एग्ज़ाम लैब स्विमिंग पूल बदल गया, चारों तरफ ऊपर पानी। हाँ यार, आज भी बारिश स्टार्ट हुई है कानपुर में भी। हाँ, 2-3 घंटे पहले ही, काफ़ी ज़्यादा। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज वाले क्वेश्चन क्या मतलब, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूँ ना। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी PDF में डाल दूंगा बुक्स एंड ऑथर्स की, तो उसको कर लेना। बाकी गवर्नमेंट स्कीम और रिपोर्ट एंड रैंकिंग का वीडियो भी आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। PDF ये परमार SSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी